हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो क्लास 12 के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं एसी सर्किट, और उस एसी सर्किट में हम लोग डालेंगे कैपेसिटर को। तो एक एसी सर्किट लेनी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर होगा और उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम, इन सारे चीज को हम लोग समझेंगे। फेज डिफरेंस भी समझने वाले हैं कि कौन किसको लीड करेगा, ये भी हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने समझा था कि एसी सर्किट में रेजिस्टेंस अगर डालेंगे तब क्या क्या चीजें होंगी, एसी सर्किट में अगर हम इंडक्टर डालेंगे तब क्या क्या चीजें होंगी। तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो बेशक जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें ताकि फिजिक्स के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स का अपडेट और आप उसे देखते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां हम लोग समझेंगे क्लास 12 में चैप्टर 7 में लेक्चर नंबर 3 है एसी सर्किट। एसी सर्किट विथ कैपेसिटर ओनली, विथ कैपेसिटर ओनली। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है। तो सबसे पहले हम लोग इसके डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, इसका डायग्राम देखिए। डायग्राम एकदम सिंपल है। ये सोर्स ऑफ ईएमएफ और यहां पर हम लगा देंगे एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितना है C, और ये हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, ये डायग्राम हम लोगों ने बना लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, तो इक्वेशन ऑफ वोल्टेज क्या है देखिए। इक्वेशन ऑफ वोल्टेज कहीं पर भी चेंज नहीं है। जो रेजिस्टेंस में हम लोगों ने यूज किया, जो इंडक्टर में यूज किया, वही हम लोग यहां यूज कर रहे हैं। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ, ये हमारा इक्वेशन ऑफ वोल्टेज है। तीसरी चीज हम लोग जो काम करेंगे वो है इक्वेशन ऑफ करंट। इक्वेशन ऑफ करंट। अब इक्वेशन ऑफ करंट को थोड़ा समझना है। इक्वेशन ऑफ करंट को थोड़ा समझेंगे तो यहां पर हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, कैपेसिटर के लिए काम कर रहे हैं। तो जब हम कैपेसिटर के लिए काम कर रहे हैं तो कैपेसिटर के कुछ फॉर्मूलाज को ध्यान में रिकॉल करना है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, या फिर हम लोगों ने कैपेसिटर में यह पढ़ा था कि चार्ज प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। ठीक है, चार्ज प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। तो जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। यहां पर आया सी वी, तो Q बराबर सी वी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर Q बराबर सी वी है। इसी फॉर्मूला को हम लोग यहां लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ करंट निकालना है। तो वी नो दैट Q इज इक्वल टू C इंटू वी। Q यहां पर क्या है, चार्ज। C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। V क्या है, वोल्टेज ईएमएफ। ठीक है, तो जब हम Q और C और इस V को हम E भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि E और V दोनों हम यहां पर वोल्टेज के लिए ही यूज कर रहे हैं। ईएमएफ भी एक्चुअली में वोल्टेज है और V वोल्टेज है। तो Q बराबर CE। अब यहां पर क्या करेंगे कि Q इज इक्वल टू C और इस E के जगह पर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी, C E नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने Q बराबर C E नॉट साइन ओमेगा टी इसको लिख लिया। अब इसके बाद क्या काम करना है, तो देखिए अब इसके बाद हम काम ये करेंगे कि ये तो चार्ज का फॉर्मूला आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो हम करंट के लिए जानते हैं कि वी नो डैट, यहां लिख देते हैं वी नो डैट I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। मतलब चार्ज को जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें करंट मिलेगी। तो यहां पर हम वही काम करते हैं, I बराबर डी क्यू बाई डी टी। तो I इज इक्वल टू डी बाई डी टी और इस Q के जगह पर हम इसे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा C E नॉट साइन ओमेगा टी।
तो I इज इक्वल टू आ जाएगा C कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, इसे बाहर निकाल लेंगे, E नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, तो सिर्फ आ जाएगा d साइन ओमेगा t बाई डी टी। सिर्फ इसे डिफरेंशिएट करना है। अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए C E नॉट, यहां पर हम लोग d साइन ओमेगा t बाई डी टी है, तो यहां पर हम थोड़ा चेन रूल का यूज करेंगे ताकि इसके वैल्यू को लिख सके। तो हम क्या करेंगे, देखिए d साइन ओमेगा t बाई डी टी इंटू डी ओमेगा टी बाई डी ओमेगा टी से गुना और डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब क्या करेंगे, C E नॉट इसके नीचे वाले हिस्से को चेंज कर देंगे, ठीक है, इंटू डी ओमेगा टी बाई डी ओमेगा डी टी। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए I इज इक्वल टू सी ई नॉट, ये हो जाएगा हमारा कॉस ओमेगा टी इंटू ये कांस्टेंट बाहर डी टी बाई डी टी, और डी टी बाई डी टी कटकर हो जाएगा 1, इसलिए फाइनल हमारे पास फॉर्मूला आ गया I इज इक्वल टू सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ये I का इक्वेशन ऑफ करंट मिल गया, लेकिन इसको और प्रॉपर वे में लिखना है। प्रॉपर वे में लिखने का मतलब यह है कि यहां जो कॉस आया है, इस कॉस को हम साइन में चेंज करेंगे ताकि हम इस ईएमएफ के और करंट के इक्वेशन को कंपेयर करके फेज डिफरेंस निकाल सके। तो यहां पर I बराबर ये हो गया, तो इसे साइन में चेंज करेंगे। तो साइन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, ठीक है, I इज इक्वल टू सी ई नॉट सी ओमेगा, ई नॉट सी ओमेगा, ठीक है, ई नॉट सी ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस ओमेगा टी, ठीक है, साइन 90 प्लस ओमेगा टी। हम कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 90 प्लस ओमेगा टी, ठीक है, क्योंकि हमें फेज को देखना है, ठीक है, फेज को देखना। अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि यहां पर हम माइनस क्यों नहीं लिए, क्योंकि cos थीटा दोनों के लिए होता है, साइन 90 माइनस थीटा भी cos थीटा और साइन 90 प्लस थीटा भी cos थीटा, ठीक है। तो यहां पर हम ये क्यों नहीं ले रहे, तो ये यहां पर क्यों लिए हैं, ये आगे जब हम एक रिजल्ट निकालेंगे तो उससे क्लियरिफाई हो जाएगा कि यहां पर ये लेने का मकसद क्या था, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहां पर हम प्लस लिए हैं, इसका जवाब क्यों है ये आगे हम बताएंगे। दूसरी चीज ये कि cos ओमेगा टी साइन 90 माइनस वाला हम लोगों ने इंडक्टर में लिया था, ठीक है, इंडक्टर में हम लोगों ने cos थीटा की जगह साइन 90 माइनस लिया था, ठीक है, वहां पर 90 लिया था। यहां पर हम 90 ना लेकर 90 माइनस ना लेकर प्लस क्यों ले रहे हैं, ये आगे अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये आ गया। अब हम देखिए साइन 90, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू ई नॉट सी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब जब हम ऐसा लिख दिए, ठीक है, अब जब हम ऐसा लिख दिए तो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ करंट आ गया। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें अभी एक चीज और है, और वो क्या है, देखिए, अगर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 बराबर हम क्या ले लें 1, ठीक है, तो ये जो है वैल्यू, ये क्या हो जाएगा I बराबर ई नॉट सी ओमेगा, और इसके जगह डाल देंगे 1। तो यहां पर ई नॉट मैक्सिमम वोल्टेज है, इस वजह से करंट भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। इसको हम लोग बोलेंगे, ये है पीक, इसको हम लोग पीक वैल्यू बोलते हैं या फिर मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। तो I नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सी ओमेगा, ठीक है। अब I नॉट बराबर ई नॉट सी ओमेगा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I नॉट बराबर ई नॉट, और सी ओमेगा है तो इसको हम लिख सकते हैं अपॉन 1 बाई सी ओमेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वाला इक्वेशन हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो इस चीज को हमने ऐसे भी लिखा। अब I नॉट है इतना की जगह, तो यहां जो हमारा मेन फॉर्मूला है इसमें डाल दें। नाउ I बराबर इतना की जगह क्या डालना है, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2,
ठीक है, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब देखिए इक्वेशन ऑफ वोल्टेज और इक्वेशन ऑफ करंट दोनों मिल गया। अब यहां पर देखें दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, तो ई नॉट ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों को कंपेयर कीजिए तो यहां हम देख सकते हैं कि करंट ओमेगा टी से प्लस पाई बाई टू आगे है, मतलब कि यहां पर फेज डिफरेंस है पाई बाई टू, लेकिन यहां पर करंट आगे आगे है और वोल्टेज पीछे पीछे है। सेम चीज हमने इंडक्टर में देखा था और यहां पर माइनस था, तो माइनस हमें यह बता रहा था कि ओमेगा टी मतलब वोल्टेज आगे आगे होगा और करंट उसके पीछे पीछे होगा, लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर करंट आगे आगे होगा और वोल्टेज जो है पीछे पीछे, मतलब यहां पर करंट लीड करेगा किसे, वोल्टेज को, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फेज डिफरेंस फाई इज पाई बाई टू, ठीक है, दैट इज आई इज लीडिंग द ईएमएफ। आई किसको लीड कर रहा है, ईएमएफ मतलब वोल्टेज को लीड कर रहा है करंट, ठीक है। अब हमने इक्वेशन ऑफ करंट भी निकाल लिया, अब यहां पर हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब अगला काम क्या करना है, इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो हमारे पास क्या है, आई नॉट बराबर ई नॉट 1 बाई सी ओमेगा, इसको कंपेयर करना है किससे, कंपेयरिंग विथ ओम्स लॉ, इसको हमें ओम्स लॉ से कंपेयर करना है। तो ओम्स लॉ से हम कंपेयर करेंगे तो ई आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई 1 बाई सी ओमेगा, इसको कंपेयर करना है आई नॉट बराबर आई बराबर वी अपॉन आर, ठीक है। अब देखिए आई की जगह आई है, वोल्टेज की जगह वोल्टेज, लेकिन आर की जगह क्या है, 1 बाई सी ओमेगा, मतलब यहां पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज 1 बाई सी ओमेगा। अब फिर से इंडक्टर वाला कंसेप्ट यहां यूज करें, क्या है कि ये रेजिस्टेंस ऑफर कौन कर रहा है, ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है कैपेसिटर, तो इसको भी हम रेजिस्टेंस अगर कहेंगे तो दिक्कत ये होगी कि आप कंफ्यूज हो जाएगा रेजिस्टेंस कौन सा वाला, रेजिस्टर वाला या ये वाला। तो इस वजह से इसका भी नाम क्या पड़ा, रिएक्टेंस, इसको हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, रिएक्टेंस। और इस रिएक्टेंस, ये रिएक्टेंस या ये रेजिस्टेंस किसके द्वारा दिया जा रहा है, कैपेसिटर के द्वारा, इसलिए इसको बोलेंगे कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, और इसका सिंबल होगा 1 बाई सी ओमेगा और इसका सिंबल होगा x। रिएक्टेंस का सिंबल होता है x, कैपेसिटर लगा रहा है इस वजह से यहां बेस में डालेंगे c और ये हो जाएगा 1 बाई सी ओमेगा। तो ये रेजिस्टेंस निकल कर आ गया, इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसमें एक चीज देखिए कि अगर हम लगाएं कि फॉर डीसी ओमेगा 0 होता है, फॉर डीसी ओमेगा क्या होगा, 0 होगा। तो डीसी के लिए ओमेगा 0 है क्योंकि डायरेक्ट करंट में कोई फेज और कोई एंगुलर वेलोसिटी वाली कंसेप्ट नहीं होती है, इस वजह से फॉर डीसी ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो एक्सी अगर हम डालें तो 1 बाई 0 हो जाएगा क्योंकि ओमेगा की जगह 0 डालें, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। मतलब अगर आप डीसी सर्किट में कैपेसिटर लगाइएगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा इन्फिनिटी, वो आगे बढ़ने नहीं देगा। बात समझे। अगर हम एसी के लिए काम करें, फॉर एसी, तो एक्स सी बराबर हो जाएगा, एसी के लिए ओमेगा के बराबर होता है, इस वजह से 1 बाई सी ओमेगा, और ये मिनिमम रिएक्टेंस मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा ओमेगा होगा उतना ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मिनिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर एसी मतलब ये है कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी को ब्लॉक करे, और कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा, और कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा तो यहां पर ये
एसी को क्या करेगा, ये अलाउ करेगा, और अलाउ इतना करेगा कि उसमें रेजिस्टेंस कितना देगा, तो बहुत कम मिनिमम रेजिस्टेंस उसमें ऑफर करेगा। ठीक है, तो इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इंशाल्लाह। अब इसके बाद यहां पर बात यह है कि यहां पर ये जो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो यहां पर हमने प्लस पाई बाई 2 क्यों लिया, इसके ऊपर अब थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था आगे बढ़ेंगे तो ये क्लियर करेंगे। माइनस क्यों नहीं लिए, ठीक है, तो और क्यों लिया, और इससे हम लोगों को ये मिला कि आई जो है लीड करेगा किसमें, पोटेंशियल में। मतलब कि एसी सर्किट में जब आप कैपेसिटर लगाएंगे तो उसमें करंट आगे आगे होगी और पीछे पीछे वोल्टेज होगा, तो इस वजह से यहां पर हमने +2 लगाया, ये तभी हमें ये मालूम चला। अब यहां पर हमने प्लस पाई बाई 2 ही क्यों लिया, माइनस पाई बाई 2 क्यों नहीं लिया, और माइनस पाई बाई 2 हम लोगों ने इंडक्टर में लिया था। तो ये डिफरेंस, ऐसा भेदभाव क्यों है, ये भेदभाव नहीं है, इसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन समझिए। रीजन ये है कि जब हम इंडक्टर के लिए काम करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास इंडक्टर है, और जब हम कैपेसिटर के लिए काम करेंगे, ठीक है, ये दो चीजें हैं। जब हम इंडक्टर के लिए काम करते हैं तो इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है E बराबर क्या होता है, L di बाई डी टी, ठीक है, E बराबर L di बाई डी टी। और जब हम कैपेसिटर में लेते हैं तो इसमें EMF बराबर होता है, या यहां पर जो चार्ज है ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है आपके, ठीक है, Q बराबर CV, ठीक है, Q बराबर CV। तो dQ बाई dt अगर हम करेंगे तो ये मिलेगा हमें, ठीक है, C बाहर dV बाई dt, और dQ बाई dt क्या है, I, करंट बराबर होता है C dV बाई dt, ठीक है। इसमें अगर हम करंट निकालें तो करंट हमें मिलेगा d E dt अपॉन L। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, कि यहां पर di अगर हम निकाल रहे हैं, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें I बराबर मिलेगा 1/L बाहर E dt। तो यहां पर करंट हमें इंटीग्रेशन के फॉर्म में मिल रहा है, यहां पर करंट हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। अब ये एक डिफरेंस है कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने पढ़ा है कि इंडक्टर किसका अपोज करता है, चेंज इन करंट। क्यों, कैसे चेंज इन करंट अपोज करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन जब हमने पढ़ा था तो उसमें ये समझा था कि जब इंडक्टर से करंट पास होगी, ये सोलेनॉइड, ये जो कॉइल है, इससे जब करंट पास होगी तो इससे फ्लक्स लिंक होगा, और फ्लक्स जब लिंक होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि ईएमएफ इस वजह से इंड्यूस्ड होगा क्योंकि वो इसमें जो फ्लक्स लिंक हो रहा है उससे उसके बदलाव को ये अपोज करेगा, और ये क्या करेगा, रिवर्स करंट फ्लो कराएगा, जिससे अपोजिट मैग्नेटिज्म पैदा हो, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो, और वो उस चेंज को अपोज करे। तो यहां पर इंडक्टर में, जो इंडक्टर है, तो इंडक्टर में हम जब इसे किसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल से जोड़ते हैं तो दोनों ही जाता है, ठीक है, दोनों ही यहां से जाएगा। जैसे ही हम इसे जोड़ेंगे तो दोनों ही जाएगा, यहां से पोटेंशियल भी जाएगा, यहां से करंट भी जाएगा। तो जैसे ही दोनों जाएगा तो पोटेंशियल, इसके पास पोटेंशियल के लिए कोई रुकावट नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन करंट के लिए रुकावट है। क्यों रुकावट है, क्योंकि इसी टाइम में इसे अपोजिट करंट भी फॉर्म करना है। इस वजह से इंडक्टर में वोल्टेज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए वोल्टेज यहां पहुंच जाता है। करंट के लिए रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए करंट थोड़ा लेट से पहुंचती है। और जब हम कैपेसिटर के लिए सेम चीज देखेंगे तो कैपेसिटर में हम ये जानते हैं कि कैपेसिटर Q प्रोपोर्शनल होता है किसके, V के, है ना। मतलब कि कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर वो किस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो जब हम इसको दोनों चीज देंगे, V भी देंगे और I भी देंगे, तो ये इसके साथ क्या होगा कि ये इसके लिए वोल्टेज के लिए रिस्ट्रिक्शंस है। क्यों रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि वोल्टेज पे ये डिपेंड करता है, dV बाई dt। लेकिन ये करंट के लिए इसके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो जब हम दोनों देंगे तो पहले इसके पास करंट पहुंच जाएगी, क्योंकि करंट के लिए कोई रुकावट नहीं, लेकिन वोल्टेज के लिए रुकावट है, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड करता है इसके टर्मिनल पोटेंशियल पर। उसी तरह इसमें करंट के लिए रुकावट है, इसलिए करंट देर से पहुंचेगी, लेकिन पोटेंशियल के लिए कोई रुकावट नहीं है। तो इस वजह से यहां पर पोटेंशियल आगे होता है, करंट पीछे होता है, क्योंकि करंट के लिए रिस्ट्रिक्शंस है। यहां पर हमने प्लस इस वजह से लिया क्योंकि यहां पर हम
देखेंगे कि कैपेसिटर किसको रोक रहा है, वोल्टेज को रोक रहा है, किसको नहीं रोक रहा है, करंट को नहीं रोकता, इसलिए वो आगे चला जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर प्लस π/2 लेते हैं कैपेसिटर के लिए, और इंडक्टर के लिए हम लोग लेते हैं माइनस π/2। तो उम्मीद करते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पर हम प्लस π/2 ले रहे हैं और क्यों वहां पर हम माइनस π/2 ले रहे हैं। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया है कि डीसी को ब्लॉक करेगा कैपेसिटिव सर्किट और एसी को अलाउ करेगा। अब यहां पर हम लोग दो चीज और देखेंगे, वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। डायग्राम बना लिया, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, इक्वेशन ऑफ करंट और इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहां पर देखें हम वेव डायग्राम, ठीक है, वेव डायग्राम बना रहे हैं, वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम किस तरह का होगा, देखिए ये ईएमएफ है, मैक्सिमम ई मैक्सिमम, ई एंड आई माइनस ई एंड आई, जीरो, निगेटिव में मैक्सिमम जीरो। यहां पर वोल्टेज के आगे आगे है करंट, वोल्टेज के आगे आगे है करंट, इस वजह से जब ये जीरो है तो ये मैक्सिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा और ये इस तरह से, और इसका हाइट थोड़ा कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस है इसमें, इसलिए ये वोल्टेज से कम है और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका वेव डायग्राम हो गया। फेजर डायग्राम इसका क्या होगा, देखिए फेजर डायग्राम, ठीक है। तो फेजर डायग्राम के लिए देखिए ठीक है, ये यहां पर ईएमएफ है कितना, ओमेगा टी, ठीक है, ईएमएफ। करंट इससे कितना आगे है, π/2, इसलिए यहां से यहां ड्रॉ करेंगे, ये है I और ये दोनों के बीच 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लकीर खींचें तो हमें ईएमएफ से छोटा मिल जाएगा ये करंट। तो ये इसका क्या हो गया, फेजर डायग्राम हो गया। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। और अगर आपको फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में कोई भी टॉपिक में अगर डाउट है तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर कहें शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।